अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सब यहाँ आए हैं, कराची प्रेस क्लब, और कवर कर रहे हैं। तीन मौज़ूआत हैं जिस पर मैं बात करूँगा। एक तो फ्लड्स के हवाले से जो इमरान खान की सियासत है उसके हवाले से बात करूँगा। उसके अलावा एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उस पर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो ऑडियो लीक्स हुई हैं। आपको पता है जो शौकत तरीन साहब और फाइनेंस मिनिस्टर केपी और फाइनेंस मिनिस्टर जो आपके पंजाब के हैं, जहां पीटीआई की हुकूमतें हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ जो शौकत तरीन साहब की बातचीत हुई और वो ऑडियो लीक्स हुई, उस सिलसिले में एक दूसरे पहलू से, बहुत से उसके पहलू थे जिसको कवर किया गया है PMLN के मुख्तलिफ लीडर्स ने और मीडिया ने भी कवर किया, लेकिन मैं एक डिफरेंट पहलू से करूंगा। एक तो मैं इसलिए मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हुआ, और मैं उसका बताता हूँ कि मुझे क्यों अफसोस हुआ कि ये ऑडियो लीक्स जब आई हैं। अगर आप इसमें शौकत तरीन को हटा दें, यही ऑडियो लीक्स होती, यही बातचीत होती, और शौकत तरीन की जगह से मुराद सईद होते, या शहरियार अफरीदी होते, या गंडापुर साहब होते, तो मेरा नहीं ख्याल है किसी को कोई ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी होता है। काबिल माफी ना होता वो गुफ्तगू, लेकिन चूंकि उनकी मईशत पर अबूर नहीं है और हम सबको पता है कि वो मईशत को नहीं समझते, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आपको याद है कि मुराद सईद साहब थे ना, जिन्होंने कहा $200 बिलियन पहले दिन खान लेके आ जाएंगे, तो वो उस वक्त भी सबने मजाक ही उड़ाया था ना, बिकॉज उनको पता ही नहीं था। लेकिन अगर एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जिसका इतना 30 साल 40 साल का तजर्बा हो, उसकी तरफ से ऐसी बातें आए, तो आप ज्यादा आपको अफसोस होता है। अब ये शौकत तरीन साहब कौन है? शौकत तरीन साहब का 35 साल से ज्यादा का कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, बहुत बड़ी दुनिया की बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर HBL के प्रेसिडेंट रहे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने आप PTI की हुकूमत में, और दोनों हुकूमतों में उन्होंने IMF के साथ अरेंजमेंट की, IMF से लोन लिया, और IMF का लोन 2008 में लिया जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, और फिर 2019 में या 20 में जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो दोबारा उन्होंने IMF के साथ नेगोशिएशंस की, क्योंकि वो रुका हुआ था कोविड की वजह से IMF प्रोग्राम, उसको दोबारा बहाल किया, उसके साथ नेगोशिएशंस की। तो शौकत तरीन को मोर देन एनीवन एल्स पूरी PTI में जितना एहसास होना चाहिए उसकी सिग्निफिकेंस का, उसकी अहमियत का, कि IMF के लोन का इस वक्त मतलब क्या है, और अगर वो नहीं होगा तो उसका जो फॉल आउट होगा, उसके जो नेगेटिव असरात होंगे पाकिस्तान की मईशत पर। लेकिन मैं सिंपल कहता हूं, 22 करोड़ अवाम पर उसका जो बम गिरता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर है शौकत तरीन साहब से इस वजह से सबसे ज्यादा अफसोस है। और वो भी आप 2-3 दिन पहले, अगर तो आप ये सिर्फ कह रहे होते, क्योंकि उनकी जो रिस्पांस था शौकत तरीन साहब का और PTI लीडर्स का, कि हमने तो ये कहा कि जी सैलाब आ गया, और जो हमने लेटर साइन करके दिया था फेडरल हुकूमत को, कमिटमेंट्स की थी, वो अब पूरी नहीं हो सकती हैं। वो शौकत तरीन तो ये कह रहे थे सिर्फ, नहीं 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 नहीं, शौकत तरीन साहब ये नहीं कह रहे थे। शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि किसी ना किसी तरह से सबोटाज करना है, किसी ना किसी तरह से इसको इंश्योर करना है कि जी ये IMF प्रोग्राम, क्योंकि वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले बात कर रहे थे, 29 को एक IMF बोर्ड की मीटिंग सेट थी। पाकिस्तान पिछले 3 महीने 4 महीने से कंडीशनैलिटीज फुलफिल कर रहा था। तो अगर आपको इख्तिलाफ था IMF प्रोग्राम का, बहुत से ऑपोजिशन को होता है कि जी ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, तो आप खुल के कहते हैं कि ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको पता था कि इसकी अहमियत कितनी है, इसलिए आप उसको डिसएग्री उस पर कर ही नहीं सकते थे। आपको पता था कि अगर वो करेंगे उस वक्त, तो लोग कहेंगे भाई अच्छा आप इसका ऑप्शन बताते हैं, इसका अल्टरनेट बताते हैं, इसके बदले पाकिस्तान क्या करे, इसके बदले प्रेजेंट हुकूमत क्या करे। और क्या आप IMF प्रोग्राम में नहीं थे? जनवरी तक तो थे, फरवरी में आपने किस्त भी ली थी, तो अब आपको क्यों इख्तिलाफ हो गया है IMF प्रोग्राम से?
सो शौकत तरीन की तरफ से आना, और मैं शौकत तरीन साहब को इसलिए ज्यादा मैं कह रहा हूं अफसोस है, मेरा अपना बैकग्राउंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है, एक मैं समझता हूं चीजों को उस तरह से जो सब नहीं समझते। सो एक हैरान हो जाता है बंदा। अब मैं कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट, मैं नहीं, आपको पता है इस किस्म की बातें करता कि मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटू के जी शौकत तरीन साहब ने कोई ऐसी बात की है, लेकिन आप खुद बताएं कि अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ कोई खेलेगा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो नहीं सर्व हो रहा था ना पाकिस्तान का, अगर शौकत तरीन साहब ये बता दें कि अगर 27 तारीख को आईएमएफ के बोर्ड के 2 दिन पहले आईएमएफ ये कहता है कि चूंकि ये इतनी कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके 2 सूबे जो हैं तैयार ही नहीं है, इसलिए हम आपके साथ आईएमएफ प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेंगे और पैसे नहीं देंगे, तो उसके क्या असरात होते हैं? वो खुद बता दें उसके क्या असरात होते हैं। वो बता सकते हैं कि क्या असरात होते हैं अगर वो ना आता, फिर क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम होने की वजह से डिपेंडेंसी है बाकी सब डोनर एजेंसी से, बाकी फ्रेंडली कंट्रीज से, एंड सो ऑन। सो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, जिसका मेरा ख्याल है एक ऐसा पहलू है जिसको शौकत तरीन साहब और पीटीआई के चेयरमैन, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये थिंकिंग है शौकत तरीन की थिंकिंग नहीं, ये इमरान खान की थिंकिंग है। इमरान खान साहब चाहते थे कि ये प्रोग्राम ना हो, कि उन्होंने किसी ना किसी तरह से उन्होंने हुकूमत में आना है। वो मैं आता हूं उस पर, लेकिन ये शौकत तरीन के ये लास्ट ये आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बताऊं कि मैंने कहा कि कितने वो एक्सपर्ट हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। अब आप सोचें कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाए इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर जानबूझ के गलत दवाई दे, या अपने असिस्टेंट को कहे कि इसको मजा चखाओ। वही अल्फाज जो शौकत तरीन साहब ने बोले कि इस पेशेंट को मजा चखाओ, उसका मतलब क्या होगा कि ये प्रोफेशनल डॉक्टर का तरीकाकार होगा, ये कि प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट का, प्रोफेशनल बैंकर का बैकग्राउंड है, जिसका उसका ये तरीकेकार है। अगर आज हमारी हुकूमत है तो कल उनकी भी हुकूमत आ सकती है। इसी पॉइंट को लेके मैं फ्लड्स के हवाले से ये बात करना चाहता हूं, जो इमरान खान की सियासत है, कि ये इमरान खान साहब को जितना भी अफसोस हो, जितना भी वो समझते हो कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, जो भी हुई है, लेकिन हुकूमत में वापस आने का तो तरीकेकार एक ही है, या तो वो आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें, या जब भी इलेक्शंस होंगे उस वक्त, जब इलेक्शंस होंगे तो उस वक्त वो जीत के आ जाएं। इस 2 तरीकों के अलावा तो कोई भी नहीं है। वो न्यूट्रल का खेल उन्होंने बहुत खेला। वो समझते थे दबाव डाल के, भरपूर दबाव डाल के इलेक्शंस को फोर्स किया जाएगा। इलेक्शंस जब फोर्स नहीं कर सके तो ये फ्रस्ट्रेशन और एंगर रिफ्लेक्ट करती है, चाहे वो आईएमएफ प्रोग्राम को अफेक्ट करने के हवाले से, सबोटाज करने के हवाले से है, या जो आज पाकिस्तान, जो अगर पूरी दुनिया में किसी से भी पूछें कि पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला क्या है, तो सब कहेंगे फ्लड्स जो आए हैं, जिससे 3-3.5 करोड़ अवाम डायरेक्टली अफेक्ट हुए, डायरेक्टली, और बाकी जो 18-19 करोड़ हैं वो इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। किसी को महंगाई की सूरत में उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, किसी को इकोनॉमिक और मुश्किलात आएंगी उसकी सूरत में अदा। पूरा पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है, इतने बुरे फ्लड्स हैं ये। अब ऐसी सूरत हाल में थोड़े दिन के लिए हफ्ते 10-15 दिन के लिए खान साहब अगर ये ऐलान कर देते कि इस वक्त मैं हुकूमत पर को उस तरह से तनकीद नहीं करूंगा, जलसे जुलूस नहीं करूंगा, ताकि हुकूमत फोकस कर सके फ्लड रिलीफ के काम में, इसलिए मैं ताबड़तोड़ हमले इसलिए रोक रहा हूं ताकि हुकूमत अपना अव्वलीन फरीजा अदा करे इस वक्त, जो मुतासरीन हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके लिए टेंट पहुंचाना, उनके लिए खाना पहुंचाना, उनके लिए अल्टरनेट जराए निकालना, और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के पास जाना, उनसे मदद मांगना, दुनिया भर में जाके बताना पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि जी इस वक्त ये सैलाब आया है। तो ये अगर इसके लिए क्या हुकूमत को टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? क्या हुकूमत उसी तरह से ताबड़तोड़ हमले वापस करे और सारा फोकस जो है सारा पाकिस्तान देखे, और मुतासरीन खासतौर पर कि ये दोनों हुकूमत और ऑपोजिशन इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, बजाय कि ये हमारे ऊपर 100% फोकस हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फोकस है। शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने देखा बलूचिस्तान भी गए, आपने देखा सिंध भी गए, एक दफा नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 दफा गए, केपी भी गए,
मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर्स और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अपना दौरा यूरोप का था वो कैंसिल कर दिया। वो जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, डोनर्स के साथ मिल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि इस वक्त अगर ये मोमेंट हमने कैप्चर ना किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, तो कौम माफ नहीं करेगी। इसी तरह से इमरान खान एक, अगर समझते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करें मुतासरीन को हेल्प करने के लिए। एक उन्होंने वो किया था टेलीथॉन, जिसको वो कहते हैं 5.5 अरब रुपए इकट्ठे किए थे 3 घंटे में। वो 5.5, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें तो वो रसीदें चाहिए, कि जब आपके पास 5.5 बिलियन की रसीदें आ जाएंगी तो आप हमें जरूर दिखाएं कि ये देखें जी अकाउंट में 5.5 बिलियन है। उस तरह से ना छुपाएं जैसे फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स को छुपाया था। तो वो हमें पता वो उसमें कितना ड्रामा था, 90% तो ड्रामा ही होगा, लेकिन जो भी है हम उनको फोर्स करेंगे, हम इंसिस्ट करते रहेंगे कि वो रसीदें जरूर दिखाएं जो कि उन्होंने 5.5 बिलियन रुपए इकट्ठे किए हैं। तीसरी चीज और बहुत अहम चीज, आपको पता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इमरान खान साहब अभी 2 दिन पहले गए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज वेरी 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 जनरस कि उन्होंने उनको मौका दिया कि जी 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा आएं और इस जवाब को इंप्रूव करके लाएं। आपने कभी ऐसा इम्तहान देखा है कि स्टूडेंट जाए टेस्ट देने के लिए, इम्तहान में बैठे और टीचर ये कहे कि इसको आप इंप्रूव करें और मैं आपको 1 हफ्ता देता हूं? आज तक तो मैंने किसी को टाइम नहीं दिया था, उसका तो मैं पेपर ले लेता था। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि लाडले हैं, आपको मैं 1 हफ्ता और देता हूं, आप जाएं इसको इंप्रूव करके लाएं। आप समझ गए ना क्या है आपने इंप्रूव करना है, तो फिर हम आपके लिए हल्का हाथ रखेंगे। ये बैठे निहाल हाशमी साहब मेरे साथ, और निहाल हाशमी साहब उस 3 पीएमएलएन के लीडर्स में शुमार होते हैं जिन्होंने बड़ी सैक्रिफाइस दी, जिन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त की। तलाल चौधरी साहब, दानियल अजीज साहब, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे, ये भी मेरे ख्याल है 8 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे होंगे फ्रंट बेंच पर। तलाल चौधरी साहब भी बैठे होंगे, ये याद दहानी कराने के लिए, कुछ नहीं बोलेंगे कि जो हमारा फैसला था आप उसी को रिपीट कर दें। तो आसान है ना, यही होता है ना कोर्ट्स में, तो यही होता है कि जी 3 फैसले आए थे और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किए थे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के नहीं, तो उसकी तकलीद करनी चाहिए कि जो, और उसमें सुओ मोटो लिया था निहाल हाशमी का, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दी थी, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दी थी, 5 साल की जेल भी भेज दिया था। मतलब एक तरफ तो इतना सख्त हाथ रखा जाए, और जिस तरह से कोर्ट के अंदर जिस तरह से बेइज्जती की गई थी, जिस तरह से रन डाउन किया गया था, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। थोड़ी सी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन उस वक्त सारे इमरान खान भी और उनके तमाम जमात के लोग तालियां बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे और मिठाइयां खा रहे थे। अब एकदम से सबको याद आ गया कि नहीं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कोई चीज होती ही नहीं है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? क्या कह दिया ऐसा खान ने, और अगर हम इतना भी बर्दाश्त हमारे जजेस नहीं कर सकते तो क्या हुआ? इसमें डायरेक्ट नाम लेके थ्रेट किया गया था, नाम लेके थ्रेट किया गया था। और इमरान खान का एक बैकग्राउंड है। मेरे से एक फॉरेन एजेंसी वाले मीडिया पूछा था कि जी ऐसा क्या हो गया, तो मैंने कहा एक बैकग्राउंड भी होता है। आपको याद है 2014 में जब एक पुलिस वालों को थ्रेट किया था इमरान खान साहब ने, तो उसके बाद उसकी पिटाई भी की थी, फिजिकल पिटाई की थी, लिटा के वहां कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर। एक मीडिया चैनल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रोज आते थे उनके हमायती और आके पथराव करते थे उधर। तो थानों में और पुलिस स्टेशंस में जाके और पुलिस वैन से बंदों को फिजिकली निकलवाते थे जबरदस्ती। सो एक बैकग्राउंड है इमरान खान का। ये नहीं है कि ये एकदम से आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने कुछ कह दिया और सडनली लोगों ने कहा चले एक दफा गलती से कह दिया। कंसिस्टेंट एक पैटर्न है और वो पैटर्न इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन हम कहते हैं इंसाफ होना चाहिए। अगर निहाल हाशमी के साथ जो फैसला हुआ था वो फैसला करते हैं, हम सलाम करेंगे, सलूट करेंगे,
अपने जजेस को कि जी आपने आज इंसाफ कर दिया, और अगर वो नहीं फैसला करते, वो वाला जो निहाल हाशमी के लिए, तलाल चौधरी के लिए या दानिया रजीज की किया, तो फिर ये माने कोर्ट बैठ के कि इनके साथ गलत हुआ था। ये नहीं हो सकता कि चंद सालों में इतना बड़ा फैसला चेंज आ जाए सिर्फ इसलिए कि एक बंदा बहुत पॉपुलर है। दानियल अजीज भी बहुत पॉपुलर थे, वो भी सिटिंग एमएनए था, 1-1 लाख 1.5 लाख वोटों से जीतता रहा है। तलाल चौधरी भी एमएनए था, ये भी सेनेटर थे। तो ये मयार है, तो ये कितने वोटों का जीतना होता है। तो पॉपुलर में आप कहते हैं कि अच्छा ये रूल ऑफ लॉ ब्रेक कर सकता है, और इमरान खान साहब तो खुद हमें उन्होंने सिखाया है, पूरी कौम को सिखाया है कि 2 नहीं 1 कानून होना चाहिए, और वो एग्जाम्पल देते हैं। इतनी दफा दिए, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि वो खुद महसूस करें कि वो जो एग्जाम्पल देते थे आगे बढ़ के ये कहें कि जो फैसले पहले हुए थे वैसे ही फैसला करें, 2 नहीं 1 कानून होना चाहिए। बोल दें, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम कहेंगे यार बहुत बड़ी बात कर दी है इमरान खान ने कि जज साहब 2 कानून नहीं होने चाहिए, 1 होना चाहिए, और वो 1 कानून जो है वो होना चाहिए जो पहले साकिब निसार साहब ने 3 पीएमएलएन के लीडर्स के साथ किया था। या ये एक्सेप्ट करें कि जी इनके साथ जुल्म किया था, इनके साथ ज्यादती की थी, इनके साथ नाइंसाफी की थी, ये उसका हिस्सा था जो गेट नवाज शरीफ आउट प्रोजेक्ट था, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, जिसके तहत नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को जेल में बंद किया इलेक्शन से पहले, जिसके तहत तमाम पीएमएलएन के लीडर्स को रेफरेंसेस फाइल किए, जेलों में भेजा, इंटिमिडेट किया, डराया धमकाया गया। तो ये सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट है, ये 3 मौजूआत पर मैंने बात करनी थी। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। वैसा आपकी बातों से लगता है कि हम लोग इमरान खान की तनकीद से बहुत पॉपुलर है। दूसरी बात, आप लाडले होने का ताना देते हैं, इसी दौर में ये इल्जाम आप लोगों पे भी था, फिर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बच्चे को ज्यादा प्यार मोहब्बत से पाला जाए तो वो बदतमीजी भी करता है, तो उसका लाड की तरफ उठाना पड़ता है, तो लाड उठाए जा रहे हैं, उस पर आप लोगों को इतराज नहीं है। पहली बात तो हम अगर लाडले होते ना तो 30 साल के पीरियड में 3 हुकूमतों का तख्ता ना होता हमारा। पहले 93 में तख्ता हुआ, फिर 99 में तख्ता हुआ डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से, फिर 2014 में अटेम्प्ट किया गया धरने के थ्रू, फिर 2017 में फाइनली डिस्क्वालिफिकेशन की गई। तो हमारा तो या तो हम लाडले होते कि जी एक को सन 85 में हम लाडले थे, भाई उसकी कीमत बहुत बड़ी अदा कर दी है नवाज शरीफ साहब ने। 93 में अप्रैल में जब उन्होंने ये टीवी पर आके कहा था, एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आई विल टेक नो डिक्टेशन, तो उस दिन से वो सजा भुगत रहे हैं। तो ये नहीं है कि जी अभी कोई एक मोमेंट हुआ। और पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से ये कहा जाता था कि आप चेंज जो होते हैं एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत क्यों नहीं एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर सकते। ये पहली दफा थी अप्रैल 2022 में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू एक चेंज हुआ। उनको बिल्कुल वो उनके नाराजगी भी हो सकती है कि एमक्यूएम और बाप पार्टी उधर क्यों चली गई, लेकिन ये वही एमक्यूएम और बाप पार्टी है जिनके वोटों से वो वजीर आजम बने थे, और वही बाप पार्टी और एमक्यूएम इस तरफ आ गई तो वो वजीर आजम खत्म हो गए। इट्स एज सिंपल एज दैट। साकिब निसार साहब थे लॉ सेक्रेटरी थे मुशर्रफ के दौर में। तो मुशर्रफ ने जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया था उसका हाई रेटिंग वाला केस, तो वो पैगाम लेकर गए नवाज शरीफ के पास, ये है मसला, आप इसके ऊपर एग्री कर लें, इनकी बात मान लें तो आपके लिए सारे मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं कर सकता। साकिब निसार साहब एक जज बने और उन्होंने जो है पूरी नून लीग के रहनुमाओं के साथ जो कुछ किया, हनीफ अब्बासी इनके साथ के इमरान के लिए रास्ता खोलना था, वो करके इन्होंने किया है। तो वो किस तरीके से 80 और 20 जी बिल्कुल सबको पता है। सवाल जी कि अगर इमरान खान को सजा नहीं होती तो क्या उसका फायदा मुस्लिम लीग लोगों को नहीं होता? देखिए, हमारे फायदे और नुकसान की बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ है पाकिस्तान और पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती की बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो जद्दोजहद करता रहा है वो आइन की बालादस्ती के लिए करता रहा है, हम कानून की बालादस्ती के लिए करते रहे। इमरान खान को सजा मैंने तो बड़े सिंपल सी चॉइस दी है
कि अगर कानून वही है, कानून तो नहीं बदला ना पिछले 5 साल में, तो अगर निहाल हाशमी को और तलाल चौधरी को और दानियाल अजीज को सजा हो सकती है उसी कानून के तहत कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं हो सकती? और अगर नहीं होती है तो एटलीस्ट वहां जो बैठे हुए, कहां बैठे हुए हैं आजकल साकिब निसार, वो एक मैसेज तो दे दें कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं उस वक्त एक ऐसा माहौल था, या मैं उस वक्त एक ऐसे दबाव में था, मैं ऐसे दबाव में था, आसिफ खोसा साहब और दूसरे जो जजेस थे, कि जी हम ऐसे दबाव में थे कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, मजबूर थे। हालांकि कोई मजबूरी नहीं, इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी मजबूरी आपकी है कि आप टांग रहे हैं लोगों को और डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और लोगों को जेलों में भेज रहे हैं, और फिर आप उसको मुड़ के ये पीछे मुड़ के ये कहें कि जी वो गलत हुआ था और ये गलत हुआ था। और तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। तनकीद का निशाना इसलिए बनाते हैं कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, अगर वो हिस्ट्री ना होती तो बिल्कुल सही है, किसी की हिम्मत ना होती जुबान खोलने की कि किसी फैसले को क्रिटिसाइज किया जाए। ये बताइएगा कि आप जो अदलिया कर रही है, जी, जो उनके लिए तहरीक आवाम ने चलाई और उसके लिए आजादी की तहरीक चलाई थी, लेकिन आज तो अदलिया लग रहा है कि किसी ने उसको बांधा हुआ है, कोई तहरीक फिर अदलिया के खिलाफ चलेगी कि नहीं चलेगी? अदलिया की जो तहरीक चली थी ना, उसमें सबसे आगे अदलिया वाले खुद थे, क्योंकि 3 नवंबर 2007 को 60 जजेस ने रिफ्यूज किया था पीसीओ का हल्फ लेने से। 60 जजेस ने सुपीरियर जुडिशरी के, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी शामिल थे। तो सबसे पहले तो वो चाहते भी हैं तहरीक चले, वो समझते भी हैं कि जी हम किसी मजबूरी में बैठे हुए हैं। अगर वही नहीं समझते तो और आगे उनके लिए तहरीक, उनको उठा के तो नहीं बेंच से कहेगा कि जी चलें हम तहरीक चलाने चले आपकी आजादी के लिए। तो वो आजादी के लिए पहले तो खुद तो लड़े ना। अगर फैसला आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आया तो एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? अल्लाह लाए बल जाओ। देखें, पहले भी हमारे जब हक में फैसले नहीं आते, एक तो लोग, मैं ये वजाहत कर दूं, लोग पूछते हैं, मीडिया में जाते हैं, हम पूछते हैं यार ये कौन सी तरीका है कि आपके हक में फैसला आता है तो आप कहते हैं ओके, और आपके अगेंस्ट आते हैं तो आप, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, अगर मैं उसकी जस्टिफिकेशन ना दे सकूं उस क्रिटिसिज्म की, जिस तरह अभी एक फैसला आया था PMLQ के जब मेंबरान के हवाले से कि जी उनके वोट काउंट होने चाहिए, नहीं काउंट होने चाहिए, तो मैंने भी टीवी पर बैठ के क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उसका रीजन दिया था कि जी ये देखिए फैसले में लिखा हुआ है कि इफ द जजेस अनकॉन्शियसली इंटरप्रेट अ रॉन्ग लॉ इन मेकिंग अ जजमेंट, दे हैव द राइट टू सब्सिक्वेंटली करेक्ट व्हेन कॉन्शियसली। भाई आप ये कह रहे हैं कि जब हम मदहोश थे तो उसको हमने गलत फैसला सुनाया था, अब हम होश में आ गए, तो पहले तो जाके कोर्ट में ये जाके कहें कि जनाब जज, पहले तो आप ये बता दें आप कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस हैं, ताकि हम अपनी पिटीशन दाखिल कर सकें। तो मैं ये कहता हूं कि जरूर उसकी, अगर तो आपने जिस तरह नवाज शरीफ साहब का जो डिस्क्वालिफिकेशन का था, हमने 1000 10,000 दफा ये कहा कि वो फैसले की जो बेसिस थी, ना पनामा थी, ना वो फ्लैट्स थे, ना टैक्स अवेजन थी, ना कोई और चीज थी। वो उन्होंने कहा कि जी ये अकामा जो इन्होंने लिया था, जिसके तहत इनको अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह मिलनी थी, वो इन्होंने नहीं ली थी, उसको शो करना चाहिए था, हालांकि नहीं शो करना चाहिए था। उनको भी पता था कि पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से नहीं शो करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने सजा देनी थी तो उन्होंने कहा ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि शो करना चाहिए था। पर पाकिस्तान में पाकिस्तान का कानून चलता है या ब्लैक लॉ डिक्शनरी का कानून चलता है? तो हम तो रीजन देते ना कि हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर फैसला हमारे हक में नहीं आता और उसमें जजेस ऐसे रीजंस देते हैं जिसको मैं नहीं क्रिटिसाइज कर सकता, मुझे उसमें कोई खामी नजर नहीं आती, तो मैं किस बेसिस पर, हाँ मैं ये कह सकता हूं जी मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ऐसे काम तो बिल्कुल भी नहीं करता जब तक मेरे पास सॉलिड कोई तरीकेकार ना हो डिफाइन करने का कि वाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है जी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया इलेक्शन कमीशन से, हुकूमत अब तक खामोश है, कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया, ना पीटीआई के खिलाफ ना इमरान खान। दूसरा, अभी ऑडियो आई शौकत तरीन की मोहसिन लगारी साहब के साथ और महमूद झगड़ा के साथ, हुकूमत इतनी क्या खौफजदा है या उनको कोई रोक रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई से? खौफजदा तो नहीं है, वरना तो हम यहाँ बैठे ना होते, खौफजदा होते तो। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आसान होती है लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग
कि तमाम वर्कर्स, तमाम लीडर्स ने 4 साल में ये शो कर दिया कि वो खौफजदा किसी से नहीं। जो सियासी जद्दोजहद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक एक वर्कर ने पेशावर से लेके कराची तक 4 साल में की है, और जिस किस्म की ब्रूटलाइजेशन ऑफ फैसिज्म फेस की है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम डरते हैं। जेलों में भी गए हैं, रेफरेंस, हमारा कोई बंदा रोते हुए आपको नहीं नजर आया होगा। यहाँ तो जो पकड़ा जाता है वो रोना शुरू कर देता है। तो हमारे तो आप जिसको भी एग्जाम्पल ले लें, कभी भी एग्जाम्पल ले लें, मियां नवाज शरीफ की हाजिरी होती थी, कोर्ट में आते थे, जेल में हम जाते थे। मरियम नवाज साहिबा लड़की होने नाती लड़की, जिस डिग्निटी और जिस ऑनर के साथ वो आती थी कोर्ट में, जेल से लाई जाती थी, मुश्किल तरीन हालात में रखा गया था, डराया धमकाया जाता था। तो मेरा ख्याल है हम डरते वरते तो नहीं है, उसकी और वजूहात होती हैं। आए दिन कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा किसी न किसी टीवी चैनल पर बैठकर खसूसन मियां जवेद लतीफ साहब को नवाज शरीफ के वापसी आने की खबरें देते हैं, या आप किसी को डराते हैं या कि उन्होंने वापस आना ही है? एक तो वापस तो आना, वैसे तो मुस्लिम लीग नून जितनी घबराई हुई, इतना कोई भी इस वक्त घबराया हो, ये आम तासर है आवाम के अंदर। तो ये बताएं। तो जावेद लतीफ साहब जो कहते हैं, वो एक तो बिल्कुल हमारा जो सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ा सरमाया है, वो मियां नवाज शरीफ है। यहाँ अगर वोट है हमारा तो वो मियां नवाज शरीफ का वोट है, और उनका हम जब कहते हैं कि वो वापस आएंगे तो उनका लाजमी है वापस आना। हम कहते हैं कि वो इवन प्लेइंग फील्ड मिले उनको, जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई थी उसका अजाला हो, और वो आके एक एज अ फ्री पर्सन कैंपेन करें, और जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लीड करें टुवर्ड्स इलेक्टोरल विक्ट्री। इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सो इसमें कोई डराने की बात नहीं, ये एक हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ ने वापस आना है, और वो आके एज अ फ्री मैन, बिल्कुल हम ये डिमांड करते हैं। इतना जुल्म हो गया, 5 साल उनके साथ जुल्म हुआ है, 6 साल उनके साथ जुल्म हुआ है। अब ये जुल्म हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं कि जी जो अगर गलत हुआ है तो उसको सेट असाइड किया जाए, ताकि वो एज अ फ्री मैन आए और लीड करें। और इमरान खान को क्या डर होना चाहिए, सियासी हरीफ है ना, तो सियासत करें। मियां नवाज शरीफ के साथ वो भी निकलें, मियां नवाज शरीफ भी निकलेंगे, और फिर देख लेंगे कि अवाम किसकी तरफ है। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, ये तो साकिब निसार को तो करना चाहिए, उनको तो कोई नहीं रोक रहा ना, रिटायर्ड है। इमरान खान ने एक धमकी दी है, 4 नाम बताएंगे। वो तो खैर इनके हैं, उन्हीं के जो लेकर आते उन्हीं के नाम है, आपको है नहीं, उनको भी कहीं पर कर दीजिए, वो तो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करता है। तो क्या उस वक्त हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा इसका, अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं? देखिए, एक तो वो उन्होंने मेरा नहीं ख्याल है कि उनके पास वो कैपेसिटी है कि वो इस्लामाबाद आके उस तरह से धरना दे सकें, या आके जो भी उन्होंने इस्लामाबाद आके करना है। उन्होंने एक दफ़ा 25 मई को ट्राई किया था, वो बुरे तरीके से नाकाम हुए थे। आई डोंट थिंक सो वो एक और अटैम्प्ट करेंगे, वो अभी यही करते रहेंगे, जलसा खेलते रहेंगे। और एक चीज़ का इमरान खान की एंगर और फ्रस्ट्रेशन में जो इजाफा होता चला जा रहा है, वो समझ रहे थे अप्रैल की 10 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन के दूसरे दिन जब उन्होंने कॉल दी थी और लोग बाहर निकले थे, तो वो समझे थे कि अगले 2-3 हफ्ते में यह हुकूमत का हम तख्ता कर देंगे और इलेक्शन फोर्स कर देंगे। आज तक वो तकरीबन 5 महीने में वो नहीं कर सके, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि जी ये तो अगर यहाँ से बच के निकल के चली गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इत्तेहादी जमातें, तो ये इलेक्शन अगले साल अक्टूबर से पहले नहीं होगा। सर, अगर इमरान खान लास्ट डी चौक पर बैठना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, तो हुकूमत उनका रास्ता रोकेगी कि उनको फ्री में देगी? भाई डी चौक में तो बना है ना, डी चौक में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और वो तो पहले दिन कहा था ना उन्होंने, शायद पता ना हो उनको, ना बताया गया हो कि डी चौक नहीं आना, लेकिन अब तो उसको भी 3 महीने गुजर चुके हैं। अब तक तो इमरान खान साहब को पता चल चुका होगा कि डी चौक नहीं बैठ सकते। थैंक यू जी।